संयोजी बंध के बारे में जान लेते हैं हम लोग। सहसंयोजी बंध का मतलब है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सहसंयोजी बंध का मतलब है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो उससे जो बंध बनता है उसको कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बंध के बारे में। बंध का मतलब क्या है, बॉन्ड है क्या। तो हम लोग देखते होंगे, जनरल अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि दो दोस्त आपस में जब जुड़ते हैं, उनके बीच दोस्ती होती है तो उनके बीच एक बॉन्डिंग होती है, एक आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा वो आपस में जुड़े होते हैं। इसी प्रकार किसी भी यौगिक में परमाणु आपस में जिस आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बंध। बंध बनते किस प्रकार हैं तो आप देखते होंगे दोस्ती आपकी कई तरीके से होती है। किसी किसी में बराबर की साझेदारी से दोस्ती होती है, या कहीं आदान प्रदान वाली होती है, या कहीं कुछ ऐसा होता है कि जाओ हमने आपको कुछ उधार दे दिया, जब आवश्यकता होगी ले लेंगे। तो कई तरीके से हो सकती है। तो ऐसे ही बंध भी हमारे तीन प्रकार से बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से, या फिर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, या इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी से। आज हम लोग यहाँ पर जो बंध पढ़ने वाले हैं वो है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से होता है। कह रहा है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो उससे बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर जो सहसंयोजी बंध है वो तीन प्रकार का होता है। कितने? तीन प्रकार का। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। क्या है एकल बंध, क्या है द्विबंध और क्या है त्रिबंध? आइए देखते हैं, हम लोग थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। देखिएगा, अगर बात की जाए एकल बंध की, अगर आपने कोई दो परमाणु ऐसे लिए जिसमें इलेक्ट्रॉनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी तो उसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिंगल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अमोनिया NH3, मैंने NH3 को लिया, इसमें नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा 2,5। ऐसे हाइड्रोजन 3 है आपके पास, इनका परमाणु क्रमांक होगा 1, इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन एक एक ही होगा। अब देखिए, चारों परमाणुओं को अपने बाह्य कोश को पूरा करना था। नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करता है जबकि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है। हाइड्रोजन डुप्लेट क्यों करता है? क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी निकटतम अक्रिय गैस हीलियम के समान स्थायी हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करता है जिसके कारण वो अपनी निकटतम अक्रिय गैस के समान स्थायी हो सके। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इन तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। देखिए जरा, मैंने ये ले लिया नाइट्रोजन और ये रहे 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में आप देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना था तो डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर रहा है। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो हाइड्रोजनों का डुप्लेट पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, अष्टक पूरा नहीं हुआ था। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने कहा आप तीनों ने मेरे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी की है, इसलिए मैं आपके तीनों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करूंगा। और उसने कुछ इस तरह से साझेदारी कर ली। अब देखिए, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, और हाइड्रोजनों के पास 2 यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसी हो रही है, प्रत्येक परमाणु के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो जो बॉन्ड बना कुछ ऐसा बना, सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या शुद्ध हम लोग अगर सिंपल सी बात करें तो इनको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो ये एकल बंध का एग्जाम्पल हो गया। एकल बंध क्या है? जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उससे बनने वाला बंध कहलाता है क्या? एकल बंध।
जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उससे बनने वाला बंध एकल बंध कहलाता है। इसके बाद बात करें हम लोग किसकी, द्विबंध की। आइए चर्चा करें द्विबंध की। द्विबंध का मतलब क्या हो गया, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उससे बनने वाला बॉन्ड होगा कैसा, डबल बॉन्ड कहलाएगा। आइए देखते हैं डबल बॉन्ड के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा O2, अब ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8, दो ऑक्सीजन है, दोनों का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,6 इसका बना, 2,6 इसका भी बना। दोनों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये आपस में अब क्या करें, अगर कोई एक दूसरे को दे देगा तो दूसरे की साझेदारी, दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए दोनों परमाणु क्या करेंगे, दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे कुछ इस प्रकार। आइए देखते हैं, ये रहे दोनों ऑक्सीजन परमाणु। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, बाहरी कोश में 6, ये रहे, और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहरी कोश में, 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं 8। इसने क्या किया, इसके दो इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर ली। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप गिनेंगे तो कितनी होगी, 8। तो इस ऑक्सीजन ने कहा कि तुमने मेरे दो इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी की है, मैं भी तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करूंगा। तो इसने इसके दो इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर ली, इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। दोनों के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही, इसलिए बॉन्ड कैसा बना, डबल बॉन्ड। ये बना O डबल बॉन्ड O। इस प्रकार यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो द्विबंध क्या है, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उससे बनने वाला बंध द्विबंध कहलाता है। इसके बाद बात करें हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की, त्रिबंध की। तो त्रिबंध की डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं खुद से, कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उससे बनने वाला बंध त्रिबंध कहलाता है। आइए देखते हैं त्रिबंध के बारे में। त्रिबंध की अगर बात की जाए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया N2, N2 को लिया मैंने, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, बना 2,5। दोनों नाइट्रोजन को तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये करेंगे क्या, आइए जरा देखते हैं। एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, इनको अपना अष्टक पूरा करना था, अष्टक पूरा करना था। दोनों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ कितनी है, 5 इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अब दोनों को अपना अष्टक पूरा करना था, तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इसने इसके 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर ली, तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। तो जो पहला वाला नाइट्रोजन है वो कहता है कि भैया तुमने मेरे 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी की है, मैं भी तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करूंगा। इसने भी 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर ली, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड बना कैसा बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, N ट्रिपल बॉन्ड N। इस प्रकार फॉर्मेशन हो गई ट्रिपल बॉन्ड की। जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से जो बंध पाया जाता है वो बंध होता है सहसंयोजी। और किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में जब तक पुराना बंध टूटता नहीं है तब तक किसी नए बंध का निर्माण होता नहीं है। बंध के तोड़ने की जो प्रक्रिया वो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध का विदलन, वो आगे की बात है। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। इसके बाद अब अपना नया टॉपिक शुरू होता है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 विधियां हैं। जनरली पहले सामान्य नाम पद्धति ही केवल हुआ करती थी, लेकिन बाद में विकास हुआ धीरे धीरे IUPAC पद्धति का। क्या है सामान्य नाम पद्धति, आप लोग जानते होंगे, घर में कोई बच्चा होता है, आप सब लोग होंगे, तो सबके जनरली 2 नाम होते हैं, एक घर वाला नाम होता है और एक कॉलेज वाला नाम होता है। ऐसे ही कार्बनिक यौगिकों के भी 2 नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और उसका दूसरा IUPAC नाम।
जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सामान्य नाम पद्धति थी वो उस समय की पद्धति है जब कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। बहुत कम होने के कारण जो नामकरण की ये पद्धति थी, इसमें नामकरण का कोई लॉजिक नहीं था, बिना लॉजिक के नाम रख दिए जाते थे। कुछ इसी प्रकार जैसे अपने घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो आप लोग क्या करते हैं, अगर वो बच्चा एकदम गोरा हुआ तो आप क्या कहते हैं, इसका नाम भूरा होगा। आपने देखा बच्चा एकदम काला काला पैदा हुआ, आपने कहते ये कल्लू इसका नाम है। तो बिना किसी लॉजिक के आपने उसका नाम रख दिया। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी यौगिकों के नामकरण का कोई लॉजिक नहीं था, बल्कि इसमें उस यौगिक के उत्पत्ति स्थल जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है या फिर उसके कुछ विशेष गुणों के आधार पर नामकरण कर दिया गया। जैसे आपको मैं कहूँ, अगर आप चाइना चले जाएं, चाइना में नामकरण करने की पद्धति क्या होगी। अब चाइना के नाम तो आपने सुने होंगे, बड़े गजब गजब के नाम होते हैं। अब पता चला एक नया बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा हुआ उसका नामकरण करना था, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, बुलाया एक गिटार वाले को, एक वायलिन वाला आ गया, अच्छा इसका नाम रखना है। उसने क्या किया, अपने गिटार पे एक बार उंगली मारी, एक धुन निकली, सिंग जिंग पिंग, नाम हो गया बच्चे का सिंग जिंग पिंग। दूसरे बच्चे का नाम रखना, उसने गिटार पे एक बार उंगली मारी, आवाज आई सिंग सॉन्ग सू, बच्चे का नाम क्या हो गया, सिंग सॉन्ग सू। तो क्या इसका कोई लॉजिक है क्या, कोई लॉजिक नहीं, यानी बिना किसी लॉजिक के ही नामकरण किया जा रहा है। तो हमारी जो सामान्य नाम पद्धति है ये बिना लॉजिक की है, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, केवल और केवल उसके उत्पत्ति स्थल या फिर उसके कुछ विशेष गुणों के आधार पर नामकरण कर दिया जाता है। तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण नामकरण की दो विधियां होती हैं। पहली है सामान्य नाम पद्धति। इस पद्धति में यौगिकों के नामकरण के कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें यौगिकों का नाम उनके उत्पत्ति स्थल या उनके कुछ विशेष गुणों के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं सबसे पहले HCOOH फॉर्मिक अम्ल। नाम आपने सुना होगा, फॉर्मिक अम्ल नाम कहां से आया। आपने सुना होगा लाल चींटी को लैटिन भाषा में कहा जाता है फार्मिका। फार्मिका से ही शब्द की उत्पत्ति हुई फार्मिक। क्योंकि लाल चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है फार्मिक एसिड, तो जो फार्मिक एसिड नाम आया लैटिन भाषा में लाल चींटी को कहा जाता है फार्मिका, और वहीं से नाम निकल के आया क्या, फार्मिक एसिड। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बता दिया कि लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, एक बार घर पे गए, मम्मी ने कहा दही जमाना है, पता चला घर में मट्ठा नहीं था या नींबू भी नहीं, आम भी नहीं, तो कैसे जमाएं। बच्चे ने क्या कहा, मम्मी परेशान मत हो, मैं आपको दही खिलाऊंगा। बच्चा गया, एक जगह लाल चींटी निकली थी, चींटियां उठाई, दूध में डाली और सुबह लेके मम्मी देखो दही बना दिया। मम्मी ने कहा नाश पीटे, ये क्या किया, ये सब चींटियां भरी है इसमें। अरे अरे मम्मी, इंसान बड़ा बड़ा जाने क्या क्या खा जाता है, तुम चींटियां नहीं खा पाओगी। तो दूध को दही में बदल सकता है कौन, फार्मिक अम्ल, लाल चींटियों में पाया जाता है। मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, अगर एस्टिक अम्ल CH3COOH, एस्टिक अम्ल। अब एस्टिक शब्द कहां से आया, तो जो गन्ने का सिरका होता है, गन्ने का रस होता है, गन्ने के रस से जो सिरका बनता है उसमें पाया जाता है जो अम्ल, उसको बोलते हैं एस्टिक अम्ल। अब सिरका को लैटिन भाषा में कहते हैं एसिटम, तो एसिटम से उत्पत्ति हुई किसकी, एसिटिक अम्ल की, तो वहां से इसका नाम क्या रखा गया, एस्टिक अम्ल। अरे भैया और क्या बात करूं, आप जानते होंगे इस कंपाउंड के बारे में, कई नाम इसके। इसको सबसे पहले नाम दिया गया मेथेन गैस। मेथेन गैस के कई नाम। ये गैस जब गोबर के सड़ने से उत्पन्न हुई तो इसको कहा गया गोबर गैस। जब गोबर के सड़ने से गैस उत्पन्न हुई तो नाम दे दिया गया क्या, गोबर गैस। यही गैस हमारी जब किसी दलदले स्थान से उत्पन्न हुई तो इसको कह दिया गया मार्स गैस। यानी कोई लॉजिक नहीं, बिना किसी लॉजिक के नाम दे दिया गया। लेकिन जो तत्वों के नामकरण की दूसरी पद्धति है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसमें यौगिकों के नामकरण के बहुत सारे नियम दिए गए हैं। इस पद्धति में आप अगर देखें तो ये पद्धति इंस्पायर्ड है हमारे इंडियन कल्चर से। आप भली प्रकार कह सकते हैं
कि IUPAC का जो सिस्टम है वो बहुत समय पहले हमारे इंडिया में ब्राह्मणों ने दे रखा है। कैसे? आप कहें कैसे? अरे भैया, आप देखते होंगे नामकरण एक प्रथा होती है। नामकरण में क्या होता है, पंडित जी आते हैं, पंडित जी ने क्या किया, अच्छा बच्चे की कुंडली बनाई, कुंडली बनाई, अच्छा इसमें इसका नक्षत्र ये है, इसका गोचर ये है, इसका राहु यहाँ है, अष्टम भाग में ये है, केतु यहाँ है, शनि भारी है, सारे गुण देख करके और फिर कहेंगे अच्छा इसका नाम जो है रा से होना चाहिए, नाम रख दिया राम कुमार, नाम रख दिया जय कुमार, विभिन्न प्रकार के नाम दिए। नाम कहाँ से दिया? नाम दिया कुछ विशेष गुणों के आधार पर, कुछ नियमों के आधार पर दिया। तो उन्हीं नियमों के आधार पर जो नाम दिया गया था उसी पद्धति को फॉलो किया किसने? IUPAC ने। यानी ये पद्धति हमारे देश में बहुत पहले से, विदेशियों ने बाद में दी। ये पद्धति आई कैसे? जेनेवा में एक बार वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, सारे वैज्ञानिक बैठे हुए थे, तो वहाँ एक शख्स पहुंचे, बोले बड़ी समस्या है, मेरी समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने बताया, बताओ क्या हो गया? उन्होंने कहा, इंडियन था वो, उसने कहा भैया मैं जो है गया था एक देश इंग्लैंड, मैं वहाँ गया, मैंने कहा भैया मुझे 2 किलो आलू दे दिया। तो वो कहते हैं व्हाट? अब बताइए, मैं आलू को आलू ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ? लेकिन वहाँ पड़ोस में एक थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा प्लीज गिव मी 2 kg पोटैटो, उन्होंने हमको दे दिए। मैं आलू आलू चिल्ला रहा था, वो नहीं दे रहे थे मुझे। तो ये मेरी समस्या कि आप कुछ ऐसा करिए कि सबका एक ऐसा नाम हो जिसे सब लोग जाने। तब वैज्ञानिकों के दिमाग में बात आई और जेनेवा में सारे वैज्ञानिकों ने ये निश्चित किया कि हम लोग एक काम करते हैं कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसके बारे में सबको पता हो। तब उसके लिए एक नए संगठन का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं तत्वों के नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, IUPAC सिस्टम। ये एक सिस्टमैटिक पद्धति है और IUPAC के सारे वीडियोस आपको कल से मिलने शुरू होंगे। आज मैं केवल यहीं तक वीडियो को सीमित कर रहा हूं ताकि IUPAC का पूरा सेक्शन हम अलग से पढ़ें। तो IUPAC के जो नए वीडियोस हैं उनको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए RJ केमिस्ट्री कैंपस। वीडियोस पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों तो शेयर कीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो अगर वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता जाएगा और कोई वीडियोस छूटेंगे नहीं। इसलिए लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को, दोस्तों को भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन IUPAC के साथ।